Hello dear students, welcome back on my YouTube channel. Thanks for supporting me. Guys, जब एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना तो बहुत खुशी मिलती है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे शेयर करते रहेंगे वीडियोस और जो नीडी हैं उनकी हेल्प होगी। और वैसे ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ओनली आरपीएससी सेकंड पेपर के लिए नहीं, ये आईएएस वगैरह के लिए भी इम्पोर्टेंट सेक्शन चलते हैं अपने यहाँ पे, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी बात यूपीएससी के अंदर पूछी जा सकती है ना। और ज्योग्राफी तो है ही एक टाइप के साइंस, अर्थ की साइंस है ना, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, मतलब बहुत ज़्यादा साइंस इसके अंदर आ जाती है अपने आप। तो इसका हर एक टॉपिक हर एग्ज़ाम को लेके देखें तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो गाइज़ प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़ एंड सपोर्ट मी एज यू आर डूइंग। थैंक यू। चलिए अपना इसी के साथ टॉपिक शुरू करते हैं। हमने देखा था अर्थ मूवमेंट, तो इसके अंदर हमने एस्ट्रोनॉमिकल देख लिया था, एस्ट्रोनॉमिकल देख लिया था, है ना। अब हमें देखना है जियोग्राफिकल। ये गतियाँ हमने देख ली थी, एक्सिस और ऑर्बिट को लेके हमने बात कर ली थी इसके अंदर। और अगर जिसने नहीं देखा है वो पीछे की एक बार वीडियोस देख लीजिए। ये जो मूवमेंट है एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट, एक्सिस और ऑर्बिट को लेके हमने उस वीडियो में पूरा देख लिया था। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल मूवमेंट। क्या? ज्योग्राफिकल मूवमेंट। एक्चुअली आपका पहला टॉपिक जो है वो है इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है, कि अर्थ की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपका पहला टॉपिक रहता है। लेकिन उससे पहले उसके अंदर टॉपिक आते हैं अप्राकृतिक स्रोत और पृथ्वी के सिद्धांत को लेकर, पृथ्वी के अंदर की संरचना को लेकर जो साक्ष्य सिद्धांत दिए गए हैं वो, और दूसरा अप्राकृतिक स्रोत, है ना। तो पहले हमें पढ़ना होगा कि ये होते क्या हैं, उसके बाद में हम उनको डिटेल से पढ़ पाएंगे। अंदर की जो भी संरचना है उसको हम डिटेल से पढ़ पाएंगे। तो उसी के साथ हम आज अपना टॉपिक शुरू करेंगे, जो फोर्सेस हैं, ठीक है। फोर्सेस का टॉपिक हम शुरू करेंगे। एक्चुअली ज्योग्राफिकल यानी पृथ्वी के अंदर भूगोल की जो गतियां हैं वो कैसी हैं, पृथ्वी के अंदर से जो लगने वाले बल हैं और पृथ्वी की सतह पे जो लगने वाले बल हैं। कैसे? अंदर लगने वाले बल और पृथ्वी की सतह पे लगने वाले बल, पृथ्वी की सतह पर लगने वाले। तो गाइस जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट है उसे इतना तो पता ही होगा कि जो दो बल होते हैं, ठीक है, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो उसके अंदर क्या होता है, एंडोजेनेटिक में अंदर से जो बल लगते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, और बहिर्जात में जो बाहर से लगते हैं, एक्सोजेनेटिक में जो बाहर से लगते हैं, जैसे वेदरिंग डेनिडेशनल की जो प्रोसेस होती है, अनाच्छादन की जो प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है, बहिर्जात के अंदर होती है। तो हम अब इन दो के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम इसी के साथ अपना टॉपिक। इस वीडियो में मैं ये सारे बल आपको थोड़ा सा डिफाइन करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 टॉपिक लिखते चलेंगे अपन, ठीक है, जिससे हमें साथ साथ में हमारा जो अर्थ का अंदर की जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो पहला टॉपिक है हमारा, उसके बारे में स्टडी करने के लिए ये हमारी हेल्पफुल रहेगा। और क्या है गाइस कि अगर हमें पहले बेस नहीं पता है ना तो पहले वीडियोस देखना पीछे वाली, ठीक है, फिर अपने टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ज्योग्राफी के जो वीडियोस मैंने पहले अपलोड करे हैं एज इट इज़ टॉपिक तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें से, है ना। देखते हैं फोर्सेस। बल दो होते हैं, एक एंडोजेनेटिक अंतर्जात बल जिसको बोलते हैं अंतर्जात, एंडोजेनेटिक फोर्स है, और दूसरे होते हैं बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक
अब अगर हम पहले उसको थोड़ा सा जान के उसके बारे में उसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी हमें शुरू अंतर्जात बल के बारे में करना है ना। तो ये हम देख लेते हैं पहले। इसके अंदर क्या होती है प्रोसेस, अनाच्छादन की, अनाच्छादन की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेन्यूडेशनल संचलन बोला जा सकता है। फर्दर इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक होता है अपर्दन, एक होता है अपक्षय। ठीक है, तो अब देखिए इनमें होता क्या है, एक अनाच्छादन आता है और एक आच्छादन नाम भी आता है। ठीक है, पूछा जा सकता है दोनों में अंतर क्या है। तो अनाच्छादन क्या होता है, टूट फूट होकर उसका प्रवाह है, टूट फूट होकर उसका प्रवाह है। जो भी स्थलाकृतियों पे टूट फूट होती है, वन मिनट, अच्छा तो देखिए आगे, जो भी अपर्दन में क्या होता है, स्थलाकृतियों का जो चट्टानें उनकी टूट फूट होती है और इसमें प्रवाह होता है। तो यही प्रोसेस क्या होती है, अनाच्छादन। और इस अनाच्छादन से जो जमाव होता है, इससे जो जमाव होता है वो क्या है, आच्छादन। इतनी बात आपको समझ में आएगी। अनाच्छादन और आच्छादन क्या होता है, जो टूट फूट होकर जो प्रवाहित होने की दर है, जो सिचुएशन है, वो क्या होती है, डेन्यूडेशनल अनाच्छादन होती है। जो क्रिया होती है टूट फूट होकर स्थलाकृतियों या चट्टानों का टूट फूट होकर पृथ्वी की सतह पर उनका क्या होना, प्रवाह होना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनाच्छादन कहलाती है। अनाच्छादन से जो जमाव होता है वो क्या कहलाता है, आच्छादन कहलाता है। तो एक और हम उसके अंदर पढ़ते हैं, वो क्या है, निक्षेप। निक्षेपण की क्रिया भी इसके अंदर ही पढ़ी जाती है वैसे तो। अपक्षय और अपर्दन, ठीक है। अपने स्थान पर टूटता है और प्रवाहित होता है, अपर्दित करना, ठीक है। अपक्षय मतलब टूट फूट होना, टूट फूट, वेदरिंग, वेदरिंग। और ये प्रवाह होता है, उल्टा लिख दिया वैसे मैंने, कोई बात नहीं, समझ आना, ठीक है। अपक्षय से स्थलाकृतियों पे क्या होती है, टूट फूट होती है और उससे क्या होता है, प्रवाह होता है, गति होती है, ठीक है। वेदरिंग एंड अपर्दित होना, इरोजन, इरोजन। और ये किस तरीके से होता है, जल, हिमानी, वायु, ये सब इसके फर्दर पार्ट आ जाते हैं, है ना। और भी होते होंगे जिससे क्या होगा, अपर्दित हो, कोई भी पदार्थ क्या होगा, गतिशील होगा, ठीक है। अपक्षय टूट फूट होना चट्टानों का, और ये प्रवाह या कह सकते हैं गति होना, ठीक है। इनकी गति होना क्या होता है, अपर्दन। आप लोग थोड़ा उल्टा लिख लीजिएगा, यहाँ अपक्षय यहाँ अपर्दन, ताकि टूट फूट होकर प्रवाह होने की दर दिख रहा है अच्छे से। तो यही क्या कहलाता है हमारा, अपर्दन और अपक्षय। ये सारी मतलब एक टेबल होती है जो अगर आपको पता चल गई तो इसके बाद का हर एक टॉपिक आप इजीली पढ़ पाते हो। आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा आपको कि जल से जो अपर्दित होता है, जैसे नदियाँ वगैरह अपने साथ क्या लाती है, ये टूट फूट ले आती है और अपर्दित कर देती है कहीं पे, तो वो क्या है, जल से हो गया। हिमानियाँ जो लाती है वो हिमानी से हो गया। वायु जो लाती है वो हवा जो उड़ा के लाती है टूट फूट, वो उससे हो जाएगा। सागरीय तरंगे भी होती है, परिहिमानी, हिमनद वगैरह, ये सब इसी के एग्जाम्पल अपर्दित के, अपर्दन के। बहिर्जात बल इतना ही है। अनाच्छादन और आच्छादन के अंदर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कहीं आच्छादन आ जाए आप सोचो कि हाँ अनाच्छादन आच्छादन एक ही होता है, नहीं। अनाच्छादन में टूट फूट होकर बहने की प्रोसेस है और उससे जमाव जो होता है वो आच्छादन कहलाते हैं। गॉट इट, ये क्लियर है। अब हम देखें अंतर्जात बल, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, अंतर्जात बल। इसके अंदर हम 2 टाइप की बात करेंगे,
2 प्रोसेस आती हैं, ठीक है। एक पटल विरूपणी बल और दूसरा होता है आकस्मिक बल, सडन फोर्सेस। आकस्मिक अंतर्जात है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। सडन एंडोजेनेटिक फोर्स, इसके अंदर क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी ये 2 ही प्रोसेस किसके अंदर है, आकस्मिक अंतर्जात बलों से उत्पन्न होने वाले 2 बल कौन से हैं, भूकंप और ज्वालामुखी, ठीक है। तो जो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की हम बात करते हैं वो इन्हीं के माध्यम से हमें ज़्यादा पता चलता है ना। उसके अंदर के बारे में आगे जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें उसकी स्टडी के बारे में ज़्यादा नॉलेज भूकंप और ज्वालामुखी से मिलता है। और पटल विरूपणी की बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 टाइप के बल होते हैं, एक क्षैतिज और एक लंबवत, ठीक है। इसको बोलते क्या, डिसास्ट्रोफिक फोर्सेस। इसके अंदर फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक हम बात करते हैं, मैंने बताया लंबवत वर्टिकल, और एक हॉरिजॉन्टल। तो जो लंबवत होता है उसको महादेशजनक बोलते हैं, महादेशजनक बल, ठीक है। लंबवत होता है, लंबवत। और कैसा इसको इंग्लिश में नाम दे तो हम क्या देंगे, एपेरोजेनेटिक फोर्स। दिख रहा होगा आई होप। दूसरा हम बात करते हैं, ये महादेशजनक लंबवत हो गया, दूसरा क्या होगा हमारा, क्षैतिज होगा, जिससे क्या हो गया, पर्वत निर्माणकारी बल जिसको बोला जाता है, पर्वत निर्माणकारी बल। कैसा होता है, क्षैतिज होता है, ठीक है। क्षैतिज बल और लंबवत बल किसके अंदर आते हैं, डिसास्ट्रोफिक पटल विरूपणी बल के अंदर आते हैं। पहले मैं ये टेबल बना देती हूँ, फिर आपको डिफाइन कर दूंगी इनकी हर एक चीज़, मतलब छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ा मेजर पोर्शन हम इसका लेके नहीं चलेंगे क्योंकि अपने प्रोसेस में नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है ये। इसको बोलते हैं क्या है, ओरोजेनेटिक फोर्स। अब ये इसके अंदर से क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है इसके अंदर, और उसके अंदर क्या होती है, तनाव और संपीड़न की जो प्रोसेस होती है। पर्वतों का जो निर्माण किससे होता है, तनाव और संपीड़न से होता है। इसके अंदर किसका निर्माण हो गया, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण। तो ये भी फर्दर 2 टाइप्स की हैं। एक क्या, ऊपरी मुखी, फिर यहाँ क्या हो गया, अधोमुखी, और एक इसके अंदर होता है निर्गमन और इसके अंदर होता है निमज्जन। कैसे लिखा जाता है, निमज्जन, ऐसे ही होता है क्या, निमज्जन ऐसे होता है ना। तो ऊपरी मुखी, अधोमुखी, निर्गमन और उल्टा लिख दिया क्या, ये सही है, निमज्जन, ठीक है, समझ जाना। ऊपरी मुखी इसको बोलेंगे अपवार्ड और एमरजेंस, अपवार्ड और एमरजेंस, ये सब एमरजेंस हो गया, एमरजेंस। और ये क्या हो गया, डाउनवर्ड, निमज्जन, ये है शायद। देखिए इससे किसका निर्माण होगा, महाद्वीपों का, और इससे महासागरों का। महासागर निर्माणकारी फोर्स भी बोल सकते हैं इसको, महासागर निर्माणकारी। कैसे होंगे वो पढ़ेंगे, पहले अपन ये डायग्राम, ये जो टेबल है बना लेते हैं। महाद्वीप निर्माणकारी बल।
किसके अंदर? महादेश जनक बल, ठीक है, जो लंबवत होते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे होगी? लंबवत प्रोसेस होगी। ऊपर नीचे जो प्रोसेस होगी वो किसके अंदर होगी? महादेश जनक बल के अंदर। और जो पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज रूप से क्या होंगे, जो फोर्सेस काम करेंगे वो किसके आएंगे? उससे क्या बनेंगे? पर्वत बनेंगे। जो ब्लॉक पर्वत और ये वलित पर्वत बनते हैं वो किससे बनते हैं? ऑरोजेनेटिक फोर्स से बनते हैं, ठीक है। एपेरोजेनेटिक से महासागर और महाद्वीपों का निर्माण होता है। इतना समझ में आया? अब हम बात करेंगे पर्वत निर्माणकारी बलों की। उसके अंदर क्या होगा? तनाव और संपीड़न होगा, ठीक है। एक तो जो रॉक्स है वो तनाव करेगी, है ना, उनके बीच में क्या होगा, मतलब स्ट्रेच होगा, और एक क्या होगा? पुश होगा, ठीक है। तो तनाव और संपीड़न, तनाव और संपीड़न, इसके अंदर क्या होगा? क्रस्टल बैंडिंग, ठीक है। और तनाव के अंदर क्या होगा? कंप्रेशन होगा ना, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? क्रिस्टल फ्रैक्चर, ठीक है। क्रिस्टल फ्रैक्चर। इस क्रिस्टल फ्रैक्चर से दो चीजें बनेगी, क्या? चटकने और भ्रंशन। और फिर उससे क्या बनेंगे? दिख रहा है क्या? वहां पे दिखता है, इधर लिख देते हैं ना। उससे बनेंगे वलन और संवलन, वलन और संवलन। अब इनकी प्रोसेस देखिए। बैंड होगा तो वलन और संवलन बनेंगे, तनाव होगा तो चटकने, दरारें होंगी और भ्रंशन होगा, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। और फिर अगर संवलन की बात करें तो इसके अंदर फर्दर उत्संवलन और असंवलन बताया गया है, वो छोड़ो, अपन इतना ही देखते हैं, ठीक है। और इंग्लिश की टर्म अगर जानना चाहो तो उसकी तो वलन क्या हो जाता है? फोल्डिंग, और संवलन हो जाता है रेपिंग और फोल्डिंग। देखिए अब हम सीखते चलते हैं इसके बारे में। पटल विरूपणी बल क्या है? तो जो बल लंबवत और क्षैतिज दिशा में काम करते हैं वही बल क्या होते हैं? पटल विरूपणी बल होते हैं। और कहाँ काम करते हैं ये पटल विरूपणी बल? पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले लंबवत व क्षैतिज जो गतियां हैं उसको किसके अंदर? देखिए मैंने साफ साफ लिखा है लंबवत और क्षैतिज। तो ये प्रोसेस क्या होती है? किसके? पटल विरूपणी बल के अंदर, डियास्ट्रोफिक फोर्सेस के अंदर। और अगर आकस्मिक की बात करें तो उसके अंदर सडन जो प्रोसेस होती है, सडन जो मूवमेंट होता है अर्थ के अंदर, वो किसके अंतर्गत होता है? भूकंप जब आते हैं तब होगा, एक ज्वालामुखी के कारण होगा। अब देखिए जब लंबवत प्रोसेस होगी तो क्या निर्माण होगा? जैसे एक ऐसे प्रोसेस हुई, एक ऐसे प्रोसेस हुई, तो इससे क्या निर्माण होगा? महाद्वीप का और महासागरों का। कैसे? देखिए बात करते हैं ऊपरी मुखी अपवर्ड फोर्स की। तो यहाँ महाद्वीप है तो याद रखिएगा महाद्वीप की जो सतह है उस सतह से जो भाग ऊपर उठ जाता है, महाद्वीप की सतह से जो भाग ऊपर उठ जाता है वो क्या होता है? ऊपरी मुखी, सतह से ऊपर उठना, ऊपर उठना। और इसके अंदर क्या होगा? जो सी फ्लोर है, सी फ्लोर, इस सी फ्लोर में मतलब जैसे अपन महासागरों में जाते हैं तो उसका जो सी फ्लोर होता है उस सी फ्लोर के पास में तो महाद्वीपों का निर्माण हो, तो उस महाद्वीप का जो भाग ऊपर उठता है, सी फ्लोर से महाद्वीप का भाग ऊपर उठना, ऊपर उठना क्या होता है? निर्गमन की प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है? निर्गमन की। तो जो महाद्वीप की सतह से जो भाग ऊपर उठता है वो ऊपरी मुखी, और जो किसके? महासागरों की जो तली है
उससे जो भाग ऊपर उठता है वो क्या है, निर्गमन की प्रोसेस होती है, मतलब नीचे जाके जो प्रोसेस होती है वो होती है। ठीक है, तो निर्गमन किसके अंदर, ऊपरी मुखी के अंदर। ठीक है, महाद्वीप महासागर के अंदर निमज्जन होगा। ठीक है, और क्या होगा, अधोमुखी, सेम यही प्रोसेस इसके अंदर होगी। इसके अंदर क्या होगा कि महाद्वीप का जो भाग है वो नीचे धंस जाएगा। महाद्वीप के जो सरफेस का भाग है, सरफेस का भाग, फेस का नीचा होना, ठीक है, किसके, महाद्वीप के, इस सरफेस से जो एक भाग नीचे हो जाता है वो क्या होता है, अधोमुखी। और जो महासागरों की जो तली है उससे एक भाग नीचे धंस जाता है तो उससे क्या होता है, निमज्जन। तो इसमें लिखेंगे महासागरों के सी फ्लोर लिख देते ना, सी फ्लोर से नीचा जाना। ठीक है, सरफेस से नीचे जाना अधोमुखी, सी फ्लोर से नीचे जाना किसी भाग का, है ना, महाद्वीप के भाग का, वो क्या कहलाता है, निमज्जन, सब एमर्जेंस। इतना आपको समझ में आया होगा आई होप, है ना, बहुत अच्छे से मैंने बताया है और इजीली, मतलब जब हम डेफिनेशन पढ़ने लगते हैं ना बुक में तो ऊपर से जाता रहता है। अभी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि महाद्वीप के भाग से ऊपर उठना, महाद्वीप की सतह से ऊपर उठना, ऊपरी मुखी, और महाद्वीप के सी फ्लोर के पास जो महाद्वीप है उसका भाग ऊपर उठना, है ना, सी फ्लोर से भाग ऊपर उठना क्या कहलाता है, निर्गमन, एमर्जेंस। अधोमुखी की बात आती है तो महाद्वीप का भाग जो सरफेस है उससे नीचे चला जाना क्या कहलाता है, अधोमुखी। और सी फ्लोर के पास जो महाद्वीप का भाग है वो नीचे चला जाता है तो क्या कहलाता है, निमज्जन। क्लियर है। अब बात करते हैं तनाव की। तनाव कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना, जब दो चट्टानें एक दूसरे से दूर जाएगी तब क्या होगा, तनाव। तो तनाव से कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, ब्लॉक पर्वतों का। ठीक है, कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, ब्लॉक पर्वतों का। तो ये आपको पता ही, ये फोर्सेस, तनाव और जो संपीड़न है वो कैसे है, पर्वत निर्माणकारी बल है। तो तनाव से ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होगा। पर्वतों की जो डेफिनेशन है वो हम अपने अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। संपीड़न से वलित पर्वतों का। अब एक चीज देखिए, तनाव के अंदर क्या होगा, दूर होंगे तो चटकने होंगी, है ना, ये थोड़ा सा दूर हुआ तो इसके बीच में दरार आ गई तो वो क्या हो गई, चटकन। ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ, जैसे दो चट्टानें एक दूसरे से दूर जा रही है तो यहाँ का जो नीचे का भाग जो धंसा है वो क्या कहलाएगा, फिर भ्रंश कहलाएगा। तो जैसे भ्रंश घाटियाँ होती हैं, आया समझ में, तो दो भागों के इधर खिसक जाने से जो बीच में तनाव होता है वो क्या कहलाता है, भ्रंशन कहलाता है। और जो छोटी सी यूँ दरार के रूप में आता है वो क्या कहलाता है, चटकन कहलाती है। अब बात करते हैं वलन की। वलन होता है छोटे क्षेत्र में, संवलन होता है बड़े क्षेत्र में, और जो हजारों किलोमीटर लंबे क्षेत्र में हो जाता है वो वृहद संवलन कहलाता है। मैं ये रब कर दूं या एक बार आप ये डायग्राम बना लीजिए, है ना, उसके बाद में मैं आप लोगों को संवलन और वलन भी थोड़ा बता देती हूँ और उसके बाद से हम अपनी भूकंप की जो बात करेंगे ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा और भी बताऊंगी आपको कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर बात करते चलेंगे इसके अंदर। आई होप बना ले, चलो नहीं बनाया है तो बाद में बना लेना, है ना, वीडियो तो पॉज हो सकती है। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं वलन की। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वलन क्या होता है, यूँ लहरदार मोड़ बनती है वो क्या है, वलन। छोटे क्षेत्रों में होता है ना, मतलब छोटे भाग पर, और विस्तृत भाग पर क्या होता है, संवलन। विस्तृत भाग पर, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक ऐसे बड़ा भाग होगा फिर एक ऐसा नीचे भाग होगा। ठीक है,
ऐसे भाग होगा। तो जो ऊपर होता है वो क्या होता है, अपनति, जो नीचे क्या होता है वो क्या होता है, अभिनति। और ये कैसे होगा कि ये दो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में क्या हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, कंफ्रेजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंफ्रेजन, कंफ्रेजन हो रहा है। ठीक है, तो जब ये कंफ्रेजन हो रहा है तो यहाँ का भाग ऊपर उठा और पास का भाग नीचे धंस गया। ठीक है, यहाँ ऐसे ऊपर उठा तो आसपास का भाग क्या, नीचे धंस गया। तो ये इससे जो मोड़ बनी है वो क्या, वलन कहलाती है। और यही अगर बड़े क्षेत्र में बन जाता है तो वो संवलन कहलाता है ना। वलन के आगे फर्दर टाइप्स है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि तनाव से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है, ब्लॉक पर्वतों का। कंफ्रेजन से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है, तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है। बस हमें इतना जानना है, उनकी डेफिनेशन जाननी है, क्योंकि आगे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे हमारे, वैसे वैसे हमें समझ में आना चाहिए कि संवलन क्या होता है। जो मोड़ होती है, जो भाग ऊपर उठता है नीचे धंसता है, वो भाग क्या कहलाता है, संवलन कहलाता है। और जो विस्तृत भूभाग पर होता है, ठीक है, और जो हजारों किलोमीटर लंबे भाग पर हो जाता है वो क्या होता है, बृहद संवलन होता है। चलिए इसके बाद में हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। बल आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसमें ये क्या हो जाता है, उत्संवलन, और ये क्या हो जाता है फिर, डाउन रैपिंग, है ना, अवसंवलन। चलिए आगे टॉपिक हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ, बाकी का हम भूकंप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ चीज़ नॉर्मल है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अक्सर यही होता है कि एग्ज़ाम तो हमें बहुत इजी लगता है, लेकिन नंबर ही नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि हम उसको उस तरीके से पढ़ते ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा अपन इनको डिफाइन करना है, इस चीज़ को इधर से भी पढ़ लो उधर से भी पढ़ लो, लेकिन एग्ज़ाम में छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है जो हम इग्नोर कर जाते हैं, है ना। तो अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ पृथ्वी, है ना, अर्थ। ठीक है, देखिए इंटीरियर स्ट्रक्चर में होता क्या है, किसके द्वारा हमसे स्टडी होती है। तो क्या है कि इंटीरियर जो पृथ्वी की सतह से केंद्र पर जाते हैं, वो गहरा भाग कितना है, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाते हैं, केंद्र की ओर गहराई सबको पता होगी, 6371 किलोमीटर। जो ये भाग केंद्र और ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ की जो गहराई है वो कितनी है, इतनी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए कि मानव को कैसे पता चलता है, ये या तो कोई प्रत्यक्ष काम होगा या कोई अप्रत्यक्ष काम हो, जिससे मानव को पता चलता है कि भाई पृथ्वी के अंदर क्या हो रखी है। लेकिन मानव अब तक कहाँ, ओनली, है ना, बहुत कम हो जाएगा ये तो, 10 से 12 किलोमीटर तक पहुंच पाया है अर्थ के अंदर, है ना। तो मानव कहाँ तक पहुंच पाया है, मानव की पहुंच पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने तक है, अर्थ में कितनी है, 10 से 12 किलोमीटर। और वो भी किसके द्वारा, पेट्रोल व खनन के कारण, है ना। इन पेट्रोलियम जो पदार्थ है और खनन के कारण कहाँ तक पहुँच पाया है, 10 से 12 किलोमीटर तक। और उसके बाद में हम देखते हैं कि इसी कारण क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन हम स्रोतों के रूप में करते हैं। ठीक है, और वो स्रोत क्या है, हो गए अप्राकृतिक और प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक बोल दो या फिर कृत्रिम बोल दो, तो प्राकृतिक और कृत्रिम, या कह दो अप्राकृतिक, प्राकृतिक स्रोत।
तो जो प्राकृतिक है वो कौन कौन से हैं, जिनके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं? वो स्रोत कितने भागों में हमने बांटा है? 2 भागों में, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम या फिर अप्राकृतिक स्रोत। अब इसके अंदर देखिए नेचुरली क्या क्या आता है। भूकंप से हमें हम स्टडी करते हैं किसकी? इंटीरियर स्ट्रक्चर की। ज्वालामुखी से करते हैं, वॉल्केनो से करते हैं, उल्का पिंड से करते हैं कि भाई उसके अंदर क्या है, तो वैसा अर्थ से भी हो सकता है। ऐसे जो है ना साक्ष्य मिले ना उनसे किया गया है ऐसे। और जो अंदर की रॉक्स होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, उनसे करते हैं, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है देखिए, दाब, ताप, घनत्व, द्रव्यमान, इन सब चीज़ों का कैसा अध्ययन है? ये अप्राकृतिक स्रोत है ना। और एक आयतन हो गया क्या? आयतन और लिख लीजिए, आयतन। देखिए प्राकृतिक स्रोत अपने आप होते हैं, ये किसी न किसी कारण से होते हैं, है ना। दाब, जैसे पानी आ गया ऊपर तो दाब ज़्यादा बढ़ गया, या फिर चट्टानें एक जगह पे ज़्यादा आ गई तो दाब बढ़ गया, ताप बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, आयतन कम हो गया, है ना। ऐसे करके इनके कारण ये क्या है? कृत्रिम और अप्राकृतिक स्रोत में आते हैं। प्राकृतिक स्रोत आपको पूछ लेगा कि इनमें से एक दे देगा, इनमें से 3 दे देगा कि कौन सा नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनमें से जो होगा वो नहीं है, ठीक है। और हम एक टाइप में और भी बात करते हैं स्रोत की। कैसे करते हैं वो? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। ऐसे स्रोत जो प्रत्यक्ष हों, है ना, जिनको हम महसूस कर पाते हैं, और ऐसे जिनको हम नहीं देख सकते, है ना। तो उसके अंदर क्या क्या हो जाएगा देखिए, ज्वालामुखी और चट्टानें तो प्रत्यक्ष स्रोत है ना, क्योंकि वो क्या होती है? ऊपर आ जाती है सरफेस पे। तो प्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या आ जाएगा? तो ज्वालामुखी आ जाए ना तो इसके साथ भूकंप मत कर देना, क्योंकि भूकंप सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उससे होने वाले विनाश को देख सकते हैं, लेकिन भूकंप को हम नहीं देख सकते। ज्वालामुखी जो है क्या होता है, कब पता चलता है? जब वो सरफेस पे आ जाता है तभी पता चलता है कि ज्वालामुखी हुआ है यहाँ पे। और एक चट्टानें, ये क्या है? प्रत्यक्ष स्रोत हैं। और बात करते हैं फिर अप्रत्यक्ष कौन कौन से हो जाएंगे? भूकंप, उल्कापिंड, दाब, ताप, घनत्व, द्रव्यमान, ये सारे क्या हो गए? भूकंप, उल्कापिंड, दाब, ताप, आयतन, द्रव्यमान और घनत्व, ये सारे क्या हो गए? अप्रत्यक्ष स्रोत। तो भूकंप कैसा स्रोत है? अप्रत्यक्ष। और इनमें से प्राकृतिक और अप्राकृतिक में पूछे तो प्राकृतिक। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एकदम माइनर क्वेश्चन है और फिर भी हम लोग ये कभी कभी गलत कर जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक स्रोत में तो हमने 4 को लिख लिया और इधर अप्रत्यक्ष में हमने 2 को ले लिया, और बाकी 2 को हमने प्रत्यक्ष में 2 को ले लिया और अप्रत्यक्ष में बाकी सबको ले लिया। तो प्राकृतिक को सोच के हम क्या कर देते हैं कि ये भी प्रत्यक्ष स्रोत है ना। जनरली से अच्छे से क्वेश्चन को समझते नहीं है, जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन कर देते हैं, क्योंकि माइंड पे जो प्रेशर रहता है ना एग्जाम टाइम में, वो हमें ऐसा करने नहीं देता। तो आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है, 2 के बदले 1 करो, लेकिन करो सही, है ना, अच्छे से समझ के करो। अगर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से, अगर उसी क्वेश्चन को उतने ही टाइम में हम धीरे धीरे पढ़ लें तो क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो सकता है, समझ के पढ़ लें तो अच्छे से सोल्व हो सकता है। तो ये बात हुई हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, कैसे हम अध्ययन करते हैं, अंदर से जो बल लगते हैं, बाहर से जो बल लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका अध्ययन करते हैं। और वो फोर्सेस हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में पृथ्वी की गहराई कितनी है केंद्र तक? 63 से 71 किलोमीटर। मानव कहाँ तक पहुँच पाया है? 10 से 12 किलोमीटर तक। वो भी किसके जरिए? जब खनन कुआं और पेट्रोल के जो कुएं वगैरह वो खोदते हैं उसके जरिए यहाँ तक पहुँच पाया है। और अंदर का भाग बहुत तरल है, गर्म है, इस कारण वो अभी तक उसकी पहुँच नहीं हुई है। और बात करते हैं स्रोत की, तो प्राकृतिक और कृत्रिम या अप्राकृतिक बोले, ठीक है। तो प्राकृतिक में भूकंप, ज्वालामुखी, उल्कापिंड, चट्टानें। आया समझ में? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो जो भूकंप रहेगा, उसके बाद ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप गाइज आपको इतना समझ में आया होगा।
तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहिएगा, नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता है कि हाँ हमने पढ़ा है, बहुत ईजी है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता जब रिजल्ट आता है ना। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी, कीप इट अप।